ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस में मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर के न्यूमेरिकल हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें एक सेक्शन दिया हुआ है सर्कल का। इस सेक्शन में इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड हमें सपोज पता है B नॉट है। इसका सेंटर यहाँ पर है O पॉइंट पर, और ये सॉलिड सेक्शन है। इस सॉलिड सेक्शन में से हमने एक सेक्शन ऑफ कैविटी बना दिया है, एक सेक्शन इसमें से निकाल दिया जहाँ पे कैविटी बन गई। तो इसका मतलब हुआ दैट ये सेक्शन सॉलिड है ये सेक्शन हमारे पास सॉलिड है। जो बचा हुआ है वो कैविटी है, और कैविटी का जो सेंटर है वो सपोज ये O डैश है, और हमें इसके कैविटी के अंदर इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। और ये सारी डिस्टेंसेस हैं, O से O डैश तक की डिस्टेंस हमें दी हुई है L, और O से P तक की डिस्टेंस है हमारे पास R, और O डैश से P तक की डिस्टेंस R डैश। ये हमारे पास डिस्टेंसेस हो गई, ठीक है। तो ये कैविटी और ये सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर नहीं सर, करंट कैरिंग वायर है, क्रॉस सेक्शन है करंट का, क्रॉस सेक्शन ऑफ करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर ऐसा दिया हुआ है। और इसकी करंट डेंसिटी दी हुई है हमें, करंट डेंसिटी इज़ J, करंट डेंसिटी इज़ J। ओके, तो अब हमें P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन कम डेरिवेशन है, डेरिवेशन टाइप का है। ओके, तो बेसिक फंडा क्या है, यहाँ पे कैविटी का केस दिया हुआ है। अब कैविटी का केस कई सारे टॉपिक्स में आता है फिजिक्स में। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने को आता है कैविटी के साथ, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने को आता है कैविटी के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को आता है, ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने को आता है कैविटी के साथ। तो उन सब में सिर्फ एक ही तरीका होता है जो कॉमन यूज़ करते हैं सब में, हर केस में। तरीका क्या है कि पहले आप पूरे सॉलिड के लिए निकालो, जो भी क्वांटिटी निकाल रहे हो, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो तो पहले पूरे सॉलिड के लिए निकालो, और फिर उस कैविटी के लिए निकालो, और दोनों को माइनस कर दो। तो वहाँ से हमारे पास नेट का आंसर आ जाता है कैविटी को निकालने के बाद। ओके, तो P पॉइंट पर यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो उसी प्रिंसिपल से पहले हम टोटल क्रॉस सेक्शन से निकालेंगे। तो सपोज मैं उसको B नॉट बोल देता हूँ, फिर उसमें से माइनस कर देंगे जो कैविटी की वजह से आएगा, और हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी उस पॉइंट P पर। तो B नॉट का मतलब है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू होल क्रॉस सेक्शन विदाउट कैविटी, करेक्ट। और B नॉट डैश का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड एट सेम पॉइंट P डैश ड्यू टू ओनली कैविटी। ओके, तो इन दोनों को निकाल के हम माइनस कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। और यही सेम तरीका हर टाइप के क्वेश्चन के लिए लगता है। अगर कैविटी का कोई भी क्वेश्चन कुछ भी निकालने के लिए पूछा हो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा हो, चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड पूछा हो, हर केस के लिए यही सेम फॉर्मूला लगाना होता है। ओके, तो अब इन दोनों की वैल्यू निकालते हैं। फर्स्ट B नॉट, तो B नॉट निकालने के लिए यानी ड्यू टू सॉलिड पोर्शन के लिए एम्पियर सर्किटल लॉ लगाते हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ। तो यहाँ से वो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन B नॉट इंटू B नॉट DL वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट IS का मतलब सॉलिड सेक्शन की करंट, सॉलिड सेक्शन करंट। ओके, सॉलिड सेक्शन करंट। तो यहाँ से ये हो जाएगा B नॉट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन DL का मतलब होगा टोटल इसका सरकमफेरेंस सॉलिड वाले का, तो टोटल रेडियस इसकी सपोज कैपिटल R है, तो ये 2 पाई कैपिटल R हो जाएगा। 2 पाई सॉलिड वाले की रेडियस हमें ये कैपिटल R नहीं चाहिए हमें, यहाँ पे P पॉइंट तक की डिस्टेंस चाहिए मेन सेंटर से, सॉलिड के सेंटर से, तो वो हमें स्मॉल r दी हुई है, तो ये कैपिटल R का कोई मतलब नहीं है।
ओके, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है, और डिस्टेंस कौन सी है, सेंटर से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो सॉलिड के केस में इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई एस। आई एस का मतलब अब यहाँ पे हमें करंट डेंसिटी जे दी हुई है, तो हमें करंट डेंसिटी को यूज़ करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा एरिया इंटू करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को कैपिटल जे कर देते हैं, चलो कैपिटल जे, और यहाँ पे एरिया आएगा सॉलिड सेक्शन का, तो मैंने उसको ए एस लिख दिया। ए एस का मतलब सॉलिड सेक्शन एरिया, सॉलिड सेक्शन एरिया विदाउट कैविटी, ऑफ कोर्स विदाउट कैविटी, और ऊपर जो करंट थी आई एस वो भी विदाउट कैविटी। ओके, तो ये हो जाएगा यहाँ से बी नॉट इंटू 2 पाई स्मॉल आर इक्वल्स टू म्यू नॉट। एरिया क्या होगा, ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू जे, तो पाई से पाई कैंसिल, आर से स्क्वायर कैंसिल, बी नॉट इक्वल्स टू आ गया म्यू नॉट अपॉन 2 स्मॉल आर जे। और यहाँ पे अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो बी नॉट वेक्टर इक्वल्स टू आएगा म्यू नॉट अपॉन 2 जे वेक्टर, क्योंकि करंट स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है हमारा, डी एल वेक्टर आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर होता है। तो आइडियल की जगह यहाँ पर करंट डेंसिटी है जे वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ये वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। ये कैसे लगाया मैंने, ये बहुत इजीली आप बायोट-सावर्ट लॉ के फॉर्मूले से चेक कर सकते हो। आर वेक्टर बाद में आना चाहिए, सिंपली ये रूल है। तो यहाँ से ये फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट, इसके बाद बी नॉट वेक्टर हमने निकाल दिया। अब हमें सिमिलरली बी नॉट डैश वेक्टर चाहिए, बी नॉट डैश वेक्टर यानी ड्यू टू कैविटी। तो इसको भी आप जैसे मैंने किया है वैसे दोबारा सॉल्व करके पूरा देख सकते हो, और आप देखना उसे करके, आप होमवर्क में बी नॉट डैश निकाल के पूरा देखना। मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ यहाँ पे से इसका डायरेक्टली। तो सिमिलरली आंसर लिखोगे तो इसका क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 की जगह म्यू नॉट अपॉन 2 ही आना चाहिए। जे वेक्टर वहाँ पे भी सेम जे वेक्टर ही आएगा, लेकिन आर की जगह वहाँ पे कैविटी वाली रेडियस आ जाएगी विच इज़ आर डैश वेक्टर। तो ये हो जाएगा, और यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पर क्या होगी, बी नॉट वेक्टर माइनस बी नॉट डैश वेक्टर, तो कॉमन आ जाएगा म्यू नॉट बाई 2, अंदर बचेगा जे वेक्टर, सॉरी हाँ जे वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर माइनस आर डैश वेक्टर, ये कॉमन आके ये हो जाएगा। नाउ अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखो, मैं डायग्राम को दोबारा बनाता हूँ। ये ओ पॉइंट, ओ डैश पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है, और ये पी पॉइंट है। तो अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्म में बनाऊँ इस डायग्राम को, तो ओ डैश पी तक की डिस्टेंस जो है वो आर डैश वेक्टर है, आर डैश वेक्टर करेक्ट, और ओ से ओ डैश तक की डिस्टेंस है एल वेक्टर, और ओ से पी तक की डिस्टेंस है आर वेक्टर। तो आर वेक्टर, तो यहाँ पे आप वेक्टर एडिशन लगा सकते हो। वेक्टर एडिशन से हमारे पास आएगा, वेक्टर एडिशन से एल वेक्टर प्लस आर डैश वेक्टर इक्वल्स टू आएगा आर वेक्टर। तो यहाँ से एल वेक्टर इक्वल्स टू हो जाएगा आर वेक्टर माइनस आर डैश वेक्टर, और ये वैल्यू हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो आर वेक्टर माइनस आर डैश वेक्टर हो गया क्या, ये हो जाएगा फाइनली बी पी इक्वल्स टू, बी पी वैक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 जे वेक्टर क्रॉस एल वेक्टर। तो हमें आर वेक्टर आर डैश वेक्टर की ज़रूरत ही नहीं है, यानी हमें रेडियस की ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन को करने के लिए। आपको ऐसे निकालने को बोला हुआ है, तो आपको बस ओ से ओ डैश तक की, यानी जो सॉलिड सेक्शन का सेंटर है और जो कैविटी सेक्शन का सेंटर है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए, उससे हमारे पास ये आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। तो ये क्वेश्चन कम डेरिवेशन है, इसको इम्पोर्टेंट तरीके से रखना। जो एडवांस टाइप के क्वेश्चन है उसमें ये पूछा जा सकता है, अदरवाइज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नीट लेवल तक के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसके लिए स्किप कर सकते हो इसे। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर इक्वल्स टू बी नॉट के कैप, बी नॉट के कैप exists in a region, a current carrying wire, is placed in xy plane as shown, full stop. Find the force acting
on the wire AB if each section of the wire is of length A फुल स्टॉप। ओके, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका डायग्राम है इसके साथ में। डायग्राम में 3 सेक्शन वायर के दिए हुए हैं इस टाइप से, और ये इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है इन सेक्शंस में। इनके नाम हैं A, C, D, E, F, B, ये सेक्शंस हैं। ओके, और हर सेक्शन A लेंथ का है, ये हर सेक्शन A लेंथ का, ये भी A है, ये भी A है, और बाकी सारे सेक्शन भी A लेंथ के हैं। और सपोज़ ये डायरेक्शन हम अज्यूम कर लेते हैं, एक्स और वाई एक्सिस की डायरेक्शन है। क्वेश्चन में हमें मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और इस पूरे रीजन में एग्जिस्ट करता है। बी नॉट के कैप यानी आउटसाइड, बी नॉट के कैप का मतलब हो गया आउटसाइड डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आउटसाइड डायरेक्शन में है। और हमें यहाँ पे निकालना है करंट कैरिंग वायर प्लेस डायरेक्शन वाई, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर ए बी, यानी ए से बी तक के लिए वायर का हमें फोर्स निकालना है इफ़ ईच सेक्शन ऑफ द वायर इज़ ऑफ लेंथ ए। ओके, तो करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, ये उस टॉपिक का क्वेश्चन है, और उसके लिए फॉर्मूला में पता है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर एफ बी इक्वल्स टू आई बी एल साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर ये हमें स्ट्रेट वायर दी हो उसके केस के लिए ये फॉर्मूला होता है। अगर स्ट्रेट वायर नहीं है तो ये फॉर्मूला हो जाएगा एफ बी इक्वल्स टू आई इफेक्टिव इंटू एल इफेक्टिव, ये फॉर्मूला हो जाएगा आई बी एल इफेक्टिव। तो एल इफेक्टिव का मतलब इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट कौन सा है, ए से बी, तो ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट चाहिए हमें। ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये ए प्लस ए यानी 3a, तो एल इफेक्टिव हो गया 3a। और एल इफेक्टिव की डायरेक्शन जो होती है, एल यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो ए से बी अगर दिया हुआ है तो ए से बी की तरफ होगी, यानी फ्रॉम ए टू बी। फ्रॉम ए टू बी का मतलब ये वाली डायरेक्शन यानी एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे एल इफेक्टिव वेक्टर आ जाएगा 3a आई कैप। ओके, और बी मैग्नेटिक फील्ड हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है बी नॉट के कैप, तो यहाँ से एफ बी आ गया वेक्टर में। आई करंट कितना है इसका, करंट आई दिया हुआ है करंट क्वेश्चन में, हाँ यहाँ पे आई दिया हुआ है सपोज, तो करंट आई, और फॉर्मूला होता है हमारे पास एल क्रॉस बी, एल इफेक्टिव क्रॉस बी वेक्टर। तो आई और एल इफेक्टिव है 3a आई कैप क्रॉस बी है बी नॉट के कैप। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा एफ बी वेक्टर इक्वल्स टू आई 3a बी नॉट और आई कैप क्रॉस के कैप, आई कैप क्रॉस के कैप इज़ माइनस जे कैप। तो फाइनल आंसर हो गया -3a बी नॉट आई जे कैप, ये हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The figure shows top view of a conducting rod AB bent to form a semicircle of radius r, semicircle of radius capital R, carrying current I placed on a smooth horizontal table, full stop. It is subjected to a uniform magnetic field B perpendicular
perpendicular to its plane as shown, full stop. The rod is held at rest in its position by two light strings attached to its ends, full stop. Calculate the magnetic force acting on the conductor AB and the tension in the strings, full stop. ओके और इसमें डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम और बनाते हैं। तो ये एक वायर का सेक्शन है हमारे पास, सेमी सर्कुलर वायर का सेक्शन। और इस पूरे रीजन में ये मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है इस डायरेक्शन में, और इसके जो एंड्स हैं वायर के वो इन दो फिक्स पॉइंट्स पर एक वायर, सिंगल स्टेट वायर से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे कुछ टेंशन लग रहा होगा इनके बीच में, सपोज़ ये टेंशन है T दोनों केस में, और इस कंडक्टर की जो रेडियस है वो है कैपिटल R। ओके, और डायरेक्शंस है हमारे पास X एंड Y हमारे पास ये डायरेक्शंस हैं। ओके, और करंट फ्लो कर रही है यहाँ पे ये I कैप डायरेक्शन में, सॉरी I करंट है यहाँ पे। ठीक, तो हमें इस पर टेंशन में फोर्स निकालना है। क्वेश्चन को एक बार जल्दी से रीड कर लेते हैं। द फिगर शोज टॉप व्यू ऑफ अ कंडक्टिंग रॉड AB। ये कंडक्टिंग रॉड है AB, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है AB, and bent to form a semicircle of radius r carrying current I placed on a smooth horizontal table. It is subjected to uniform magnetic field B perpendicular to its plane as shown. The rod is held at rest in its position by two light strings attached to its end. Calculate the magnetic force acting on the conductor AB and the tension on the strings. तो पहले तो हमें फोर्स निकालना है। तो फोर्स निकालने के लिए सपोज ये मैंने ये पॉइंट ले लिया, फोर्स निकालने के लिए इस पॉइंट पर फोर्स निकालते हैं। तो इस पॉइंट पर करंट की डायरेक्शन है ये I, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है क्रॉस। तो आप यहाँ पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओ FBI करके। तो I करंट की डायरेक्शन राइट की तरफ, B मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। तो हमारे पास फोर्स आएगा यहाँ पे अप डायरेक्शन में, ये हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा इस डायरेक्शन में। यानी ये जो पूरा सेक्शन है वो उस पर ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो ये ऊपर की डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा। ऊपर का मतलब यहाँ पे इस प्लेन के अबव डायरेक्शन में। तो ये टेंशन जो है, ये वायर जो है इसको रोकने की कोशिश करेंगे, स्टेशनरी रखने की कोशिश करेंगे। तो ये टेंशन जो है दोनों मिलके इस फोर्स को बैलेंस करेंगे, यानी T+T विल बी इक्वल्स टू FB। ये दोनों टेंशन मिलके फोर्स को बैलेंस करेंगे, यानी 2T इक्वल्स टू FB। अब हमें FB निकालना है, तो FB का फॉर्मूला ऑब्वियसली IBL इफेक्टिव। अब L इफेक्टिव यहाँ पे क्या होगा, A से B तक की डिस्टेंस। A से B तक की डिस्टेंस क्या है 2R, और क्योंकि हम वेक्टर में लेना पड़ेगा हमें, तो L इफेक्टिव वेक्टर में क्या आएगा A से B की तरफ, यानी X एक्सिस। तो L इफेक्टिव यहाँ पे हो जाएगा 2R I कैप, और B वेक्टर हमें दिया हुआ है B, और डायरेक्शन क्या है -K कैप, इनसाइड है तो डायरेक्शन हो जाएगी -K कैप। तो यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं अब। तो F वेक्टर इक्वल्स टू आएगा L इफेक्टिव क्रॉस B वेक्टर। तो I की जगह I, L इफेक्टिव कितना है 2R I कैप, क्रॉस B है B इंटू -K कैप। तो ये हो गया 2IRB माइनस I क्रॉस K।
तो आई क्रॉस के का मतलब होता है माइनस जे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आई क्रॉस के, हाँ ठीक है माइनस जे, तो ये एफ वेक्टर यहाँ से आ जाएगा 2IRB जे कैप। ये हमारे पास हो गया मैग्नेटिक फोर्स। तो पहला आंसर आ गया मैग्नेटिक फोर्स का। अब हमें टेंशन निकालनी है, तो टेंशन ऑब्वियसली एफ बी का हाफ होगी यानी IRB। लेकिन इसका डायरेक्शन कैसे बताएंगे? इसकी डायरेक्शन ऑब्वियसली जब फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है तो टेंशन इसको बैलेंस करने के लिए नीचे की तरफ लगेगी। तो ऊपर वाली डायरेक्शन जे कैप है, तो नीचे वाली डायरेक्शन हो जाएगी माइनस जे कैप। तो टेंशन आएगी IRB वेक्टर में माइनस जे कैप डायरेक्शन में। तो ये हमारे पास टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। तो ये दोनों इसके आंसर्स हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the magnetic force, what is the magnetic force acting on the finite wire due to the fixed infinite wire as shown। ओके, डायग्राम दिया हुआ है। ये एक इनफाइनाइट वायर का सेक्शन है, इनफाइनाइट वायर दी हुई है और यहाँ पर एक फाइनाइट वायर का सेक्शन रखा हुआ है ये। तो इस इनफाइनाइट वायर से इस फाइनाइट वायर पर कितना फोर्स लगेगा ये हमें निकालना है। इसकी लेंथ है फाइनाइट वायर की A और इसका क्लोजेस्ट एंड R डिस्टेंस पर है। इनफाइनाइट वायर में I1 लेंथ करंट है और फाइनाइट वायर में I2 करंट है, ये हमें दिया हुआ है। ओके, तो दिस इज़ फाइनाइट वायर एंड दिस इज़ इनफाइनाइट वायर। ओके, तो इस पर्टिकुलर केस के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो फॉर्मूला निकालने के लिए हमें कैलकुलस यूज़ करना पड़ेगा। तो इसके लिए ऑब्वियसली हम यहाँ पे छोटा सा सेक्शन ले लेते हैं। ये सेक्शन हमने सपोज़ ले लिया dx लेंथ का, ये dx लेंथ का एक सेक्शन हो गया। तो ये डिस्टेंस हम अज्यूम करेंगे टू बी x। अब इस छोटे से सेक्शन पे फोर्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला वी ऑलरेडी नो, इसका सॉल्यूशन, फोर्स का फॉर्मूला होता है F वेक्टर इक्वल्स टू आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो इस छोटे से सेक्शन पे जो फोर्स लगेगा वो होगा DF वेक्टर इक्वल्स टू आई, आई कौन सा आएगा यहाँ पे? आई हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं करंट, हाँ जिस वायर पे हम फोर्स निकाल रहे हैं उसका करंट आएगा। तो उसका करंट हमें I2 दिया हुआ है और लेंथ हमें दी हुई है dx वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्रॉस बी वेक्टर। तो ये हमारे पास एल वेक्टर, ठीक है, dl वेक्टर dx आई कैप। ओके, ये हो गया I2 dx वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब इसको सॉल्व करना है हमें, तो पहले तो हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड कौन सा होगा? इस इन्फिनिट वायर की वजह से इस x लेंथ पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो ये इन्फिनिट स्टेट वायर का केस है, तो सिंपली हमें मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला यहाँ पे पता है ऑलरेडी क्या होता है। वो होगा बी वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट I1, क्योंकि I1 वायर की वजह से निकाल रहे हैं, 2 पाई डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी ली है हमने? x है वहाँ पे डिस्टेंस। अब डायरेक्शन, डायरेक्शन किधर आएगी? तो डायरेक्शन के लिए सपोज़ ये हमने अज्यूम कर लिया x y z, ये केसेस हो गए। तो इसमें जब आप सर्कल बनाओगे I1 से dx पर, तो वो क्लॉकवाइज बनेगा यानी अंदर की साइड जाएगा। तो वहाँ पे डायरेक्शन आएगी माइनस k कैप। तो B1 की डायरेक्शन आएगी माइनस k कैप। ये आ गया अपने पास। नाउ आफ्टर दिस बी वेक्टर आ चुका है, अब चाहिए हमें DF वेक्टर। तो DF वेक्टर इक्वल्स टू I2 dx वेक्टर क्रॉस म्यू नॉट I1 डिवाइड बाई 2 पाई x माइनस k कैप, माइनस k कैप। ओके, अब इसको आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम? हाँ, ओके होल्ड ऑन, एक और चीज़ यहाँ पे प्रॉब्लम है। DL वेक्टर टी, ओके, एक मिस्टेक है यहाँ पे। DX वेक्टर नहीं होगा ये,
क्योंकि यहाँ पे करंट एलिमेंट आता है। ओके एक सेकेंड, ये गलती है एक्चुअली में। ये वेक्टर जो होता है ये कंप्लीट वेक्टर आई एल वेक्टर होता है, क्योंकि ये करंट एलिमेंट वेक्टर है। हम करंट एलिमेंट की तरह बात करते हैं, आई और एल को अलग नहीं रखते हैं। तो ये एक्चुअली आएगा डी आई एल वेक्टर, ये पूरा करंट एलिमेंट का अलग से आएगा, या मोर एक्यूरेटली लिखा जाए तो आई डी एल वेक्टर, जैसे हम बायोट-सैवर्ट लॉ में लिखते हैं। तो ये आई डी एल वेक्टर ये कंप्लीट वेक्टर रहेगा। तो हमें इसके कंप्लीट वेक्टर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इसको ध्यान से देखना। आइडियल वेक्टर एक साथ एक सिंगल टर्म है, आइडियल वेक्टर अलग अलग नहीं है। तो आइडियल वेक्टर को हमें अलग से निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आई टू डी एक्स नहीं आएगा अभी, ये आइडियल वेक्टर ही है, आइडियल वेक्टर। ओके, तो अब आइडियल वेक्टर को हम कैसे निकालेंगे? हमने जो सेक्शन लिया हुआ है वो डी एक्स है, हमने जो सेक्शन लिया है वो डी एक्स है, और हमारे पास यहाँ पे आइडियल वेक्टर है। तो उसको हमें कन्वर्ट करना है डी एक्स के टर्म में। डी एक्स के टर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जो आई टू करंट है वो टोटल लेंथ एल के लिए है, जो सॉरी ए के लिए, टोटल लेंथ ए के लिए है, और हमें डी एक्स के लिए चाहिए, डी एक्स की लेंथ चाहिए। तो डी एक्स की लेंथ यहाँ पे हो जाएगी डी एल के कंपैरिजन में डी एल वेक्टर इक्वल्स टू हाँ डी एक्स की डायरेक्शन चाहिए। ओके 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 ठीक है। हाँ डी एल वेक्टर की डायरेक्शन चाहिए हमें। डी एल वेक्टर यहाँ पे होगा डी एक्स वेक्टर के बराबर, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन होगी करंट की डायरेक्शन में। करंट की डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन ली जाती है, तो करंट की डायरेक्शन यहाँ पे एक्स एक्सिस में है। तो यहाँ पे डी एल वेक्टर और डी एक्स वेक्टर की डायरेक्शन जो होगी वो हो जाएगी डी एक्स आई कैप। इसको हम लिख सकते हैं डी एक्स आई कैप। तो ये डी एल वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी डी एक्स आई कैप। ये आई कैप करंट नहीं है, ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन शो कर रहा है। तो यहाँ से डी एफ वेक्टर इक्वल्स टू हो जाएगा आई डी एल। तो और आई की जगह फिर से हम आई टू जो टोटल करंट है वो लगा देंगे। तो आई टू डी एल वेक्टर की हमारे पास वैल्यू आ गई डी एक्स इंटू आई कैप। आई कैप इसकी डायरेक्शन है, इंटू मैग्नेटिक फील्ड बी म्यू नॉट आई वन डिवाइड बाई टू पाई एक्स माइनस के कैप। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से यहाँ से सॉल्व करेंगे इसे, तो अपने पास आएगा म्यू नॉट आई वन आई टू डिवाइडेड बाई टू पाई एक्स इंटू डी एक्स। एक तो ये बचा, फिर अंदर क्या रह गया? आई वेक्टर क्रॉस माइनस के वेक्टर। तो माइनस आई वेक्टर क्रॉस के वेक्टर। नाउ आई वेक्टर क्रॉस के वेक्टर इज माइनस जे एंड माइनस माइनस इज प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस जे कैप। तो म्यू नॉट आई वन आई टू डिवाइड बाई टू पाई एक्स डी एक्स जे कैप, ये आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, फाइनल आंसर आ जाएगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ये होगा हमारे पास डी एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट आई वन आई टू डिवाइड बाई टू पाई एक्स डी एक्स जे कैप। ओके, और ये वेक्टर में चल रहा है, तो यहाँ से एफ वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई, ये तो कांस्टेंट है सारे, ये बाहर आ गए, अंदर बच्चा डी एक्स अपॉन एक्स जे कैप। तो म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई डी एक्स अपॉन एक्स इज लॉग एक्स। और लिमिट क्या रहेगी हमारी? लिमिट रहेगी, डायग्राम दोबारा देखो लिमिट के लिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की लिमिट रहेगी। तो ए पॉइंट वायर से आर डिस्टेंस पर है और बी पॉइंट वायर से आर प्लस ए डिस्टेंस पर है, तो लिमिट हो जाएगी आर टू आर प्लस ए। तो यहाँ से एफ वेक्टर इक्वल्स टू आ गया म्यू नॉट आई वन आई टू डिवाइड बाई टू पाई और ये हो जाएगा लॉग आर प्लस ए माइनस लॉग आर। तो फाइनल आंसर हो गया एफ वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई वन आई टू डिवाइड बाई टू पाई लॉग, और कुछ और यहाँ पे मिसिंग तो नहीं है, आई वन आई टू सब ओके ठीक है, लॉग आर प्लस ए अपॉन आर जे कैप, आर प्लस ए अपॉन आर जे कैप। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। फोर्स निकाल दिया हमने ड्यू टू इन्फिनिट वायर ऑन द फाइनाइट वायर। ओके, लॉग आर प्लस ए माइनस लॉग आर, ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर